और पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो अलाई का टाइटल दिए हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक अलाई है चाइना के कंपैरिजन में। पाकिस्तान की जंग में जो है हमारा कोई पड़ोसी भारत को ओपनली सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो मालदीव्स हो या श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो या भूटान हो या नेपाल हो। यहाँ तक कि रशिया भी चुप रहा, जो कि हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है कई सालों से, कई सदियों से। समर्थक भारत को विश्व गुरु मानते हैं। ध्यान में रखिएगा, हम विश्व गुरु मानते हैं, विश्व गुरु मानते हैं, हम कोई एशिया के गुरु नहीं है। विश्व गुरु का मतलब जो अंटार्कटिका में पेंगुइन है, हम उसके भी गुरु हैं, ऐसा हमारा दावा है। बहुत अच्छी बात है कि हम विश्व गुरु हैं। अब दूसरी तरफ अमेरिका के ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम मागा हैं, मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है। तो मुझे बताइए, एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेगी? एक ही दुनिया में अमेरिका द ग्रेटेस्ट और भारत विश्व गुरु, दोनों तो नहीं रह सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रंप साहब ने इस चीज को बहुत पर्सनली ऑफेंस में ले लिया, जिस दिन जाके मोदी जी ने उनके नारे को अपभ्रंश करके अपना उसमें कुछ नया घुसा दिया। ट्रंप साहब ने इस चीज को बहुत व्यक्तिगत रूप से लिया है। तो और अमेरिका के रिश्तों पर कितना असर पड़ा? इतना बड़ा, अगर हमने पाकिस्तान पर सेना ने जीत हासिल कर ली थी, तो अगर ये सीज फायर नहीं करते तो उस दिन शाम में इस देश की जनता खुद ही खुद निकल गई होती तिरंगा यात्रा पर। सरकार के बदले, लोगों के बदले, सरकार के बदले अगर किसी पार्टी को तिरंगा यात्रा निकलवानी पड़ रही है, इसका मतलब ही यह है कि वहां पर वो क्या कहते हैं, नैरेटिव का खेल, परसेप्शन का खेल में सरकार पीछे जा चुकी है। कोई इसमें दो राय नहीं है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार ट्रोलिंग कर रहे हैं, मोदी जी को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है भारत और अमेरिका की, कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे और अभी भी बहुत हद तक हम डिपेंडेंट हैं, लेकिन ये जो मसल फ्लेक्सिंग पॉलिटिकल लेवल पर या डिप्लोमेटिक लेवल पर मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में दिख रही है, इसका कारण क्या है? और इससे भारत, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टर्म में यूएस प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं कश्मीर मामले को मीडिएट करूंगा भारत और पाकिस्तान के बीच में, और मुझे खास तौर पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आग्रह किया है। और दूसरी तरफ से जो है वो अभी लगातार पाकिस्तान और भारत को इक्वेट करने में लगे हैं, वहां तक लेकर जाएंगे। लेकिन अब जिस जाल में फंस गए हैं मोदी जी, और ट्रंप ने उनको फंसा दिया है, उनके जो डियर फ्रेंड हैं उन्होंने फंसा दिया है मोदी जी को इस जाल से। सिद्धार्थ, आप लगता है कि मोदी जी निकल पाएंगे? और निकलेंगे भी तो कैसे निकलेंगे? या आपको लग रहा है कि मोदी जी अब इस तरह से फंस गए हैं कि अब इस जाल से नहीं निकल सकते? बिल्कुल जी, आपके कार्यक्रम का जो शीर्षक है ना कि ट्रंप साहब कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं क्या, तो दुश्मनी की तो बात मुझे पता नहीं, लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि ट्रंप साहब मोदी जी को भयंकर रूप से ट्रोलिंग कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं रही। ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, दोनों मैं बताता हूं। सबसे पहले देखिएगा कि जैसे ही 10 तारीख को सुबह 10:30 बजे भारत की सेना था, 5 घंटे बाद अगर ट्रंप साहब बिना भारत को पूछे हुए दुनिया को एक तरफा अपनी ओर से बता देते हैं कि हमने ये सीज फायर कर लिया, देश को ट्रंप साहब शाम में 5 बजे के ट्वीट में महान देश घोषित कर रहे हैं, और 6 बजे अगर भारत सरकार ट्रंप साहब के घोषणा के ऊपर मोहर लगा देती है और उसमें सहमति जता देती है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ट्रंप साहब भारत सरकार को, भारत की वर्तमान सरकार को बहुत जबरदस्त ट्रोल कर रहे हैं। ये ट्रोल वहीं खत्म नहीं हुआ, उसके अगले दिन भी उन्होंने कहा कि ये जो मैंने समझौता करवाया है, ये व्यापार के दबाव में करवाया है। तीसरे दिन भारत के प्रधानमंत्री जी 8 बजे रात में टीवी पर आने वाले थे, ठीक उसके 15 मिनट पहले फिर से ट्रंप साहब आते हैं और कहते हैं कि मैंने दोनों देशों के ऊपर इतना व्यापारिक दबाव डाला कि दोनों देश मान गए। अब आने वाले समय में इन दोनों को बैठा के मैं साथ में डिनर भी करवाऊंगा। ये बात वहीं तक खत्म नहीं हुई, कल जाके इसकी एक बहुत अजीब परिणति हुई कि भारत में भारत सरकार से संबंधित बीजेपी की एक एमपी हैं कंगना रनावत, उन्होंने बेचारी ने एक बहुत अच्छा सा ट्वीट किया जिसमें ट्रंप साहब की भी सराहना थी और मोदी साहब की भी सराहना थी, और दोनों के बीच में किसी तरह की एक तुलना थी। किसी को उन्होंने नीचा या किसी को ऊपर नहीं दिखाया, ये बस बताया कि ट्रंप साहब भी बहुत महान है और मोदी साहब भी बहुत महान है। और उसके आधे घंटे के अंदर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कह के उनसे ट्वीट डिलीट करवाया। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि बीजेपी की सरकार भी जान रही है कि ट्रंप साहब मोदी जी को ट्रोल कर रहे हैं।
जब कोई ट्रोल कर रहा होता है तो आप इसी तरह से भागे भागे फिरते हो कि कैसे बचें इस ट्रोल से। तो कंगना रनावत के ट्वीट को जैसे ही भारत सरकार ने कल वापस लिवाया, जेपी नड्डा जी ने, उस समय यह स्पष्ट हो गया कि ट्रंप साहब मोदी जी को स्पष्ट रूप से मिनट टू मिनट ट्रोलिंग कर रहे हैं। अब ये तो स्पष्ट हो गया है कि क्या हो रहा है। अब इसमें सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, इसकी शुरुआत हुई थी 13 फरवरी को, जब भारत के प्रधानमंत्री जी से उनका जो जिस तरह से वो फूट पड़े सोफिया कुरैशी के ऊपर, वो दिखाता है कि स्टेट यूनिट्स को भी नहीं पता कि अब कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। उसी तरीके से कल कंगना रनौत का जो एग्जाम्पल अभी सिद्धार्थ बता रहे थे, वो भी एक सिम्टम है। यानी कि जो अलग अलग राज्यों की यूनिट्स हैं और बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है, उसमें भी एक उबाल की स्थिति पैदा कर दी है। क्या ये स्थिति अब एक विद्रोह की तरफ लेकर जाएगा? क्योंकि कब तक लोग चुप बैठेंगे? कंगना रनौत ने तो ट्वीट डिलीट किया, डिलीट करने के बाद भी पोस्ट कर दिया कि ये देखिए हमारे पार्टी के नेता ने तो क्या ये एक उबाल की स्थिति नहीं पैदा कर दी है? ये सारी वजह तो डोनाल्ड ट्रंप ही है। तो इसका मतलब, और इसी की वजह से हम ये कह रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब मोदी जी के दुश्मन नंबर 1 बन गए हैं? मोदी जी को तो ध्वस्त कर ही रहे हैं, मोदी जी की पार्टी को भी कहीं का नहीं छोड़ रहे हैं। किसी को नहीं पता कि कैसे अब रिस्पॉन्ड किया जाए। जी अचल साहब। हाँ, निश्चित तौर पर सिद्धार्थ ने बिल्कुल सही कहा है कि ट्रोलिंग जबरदस्त हो रही है। और इसमें मामले में देखिए स्थिति यही नहीं है। इसमें एक चीज मैं और जोड़ देना चाहता हूँ कि हमारे जो रिश्तों में खटास पड़ी है, उसका एक बड़ा उदाहरण तब था जब अमेरिका ने अपने सैनिक जहाजों में भर के हमारे अवैध रूप से जो प्रवासी वहां से थे उनको हिंदुस्तान में हथकड़ियां लगा के भेज दिया। तब भी भारत की सरकार कुछ नहीं बोली और उसको जस्टिफाई करते रही कि नहीं साहब ये तो पहले से चलता रहा है। तो भारत की संप्रभुता को आप लगातार दांव पर रख करके अपने निहित स्वार्थ, भारत के अगर निहित स्वार्थ हो तो समझ में आता है कि आप कहीं समझौता करें तो ठीक है, लेकिन आप व्यक्तिगत अपने दोस्तों के और अपने निहित स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए भारत की संप्रभुता को दांव पर लगाते आए हैं। उसका नतीजा ये है कि आज डोनाल्ड ट्रंप साहब आपके सिर पर चढ़कर बोल रहे हैं और उन्होंने ये स्थिति कर दी है सांप छछूंदर जैसी, भयगत सांप छछूंदर के लिए आप ना ट्रंप को छोड़ सकते हैं ना आप ट्रंप के साथ खड़े हो सकते हैं। ऐसी स्थिति ये हो गई है कि आपने जो बीजेपी की राज्य इकाइयों की बात की, किसी को पता ही नहीं है कि रिएक्ट कैसे करना है इस मामले में। स्थिति आती है तो लोग बगलें झांकने लगते हैं और ये स्थिति सिर्फ स्टेट लीडर्स की नहीं है, ये हमारे प्रधानमंत्री की है। देश को संबोधित करते समय उनके पास अवसर था कि वो ट्रंप की ट्रोलिंग का एक कड़ा जवाब देते तो हो सकता है शायद ट्रंप साहब थोड़े सकुचाते आगे बढ़ने से, लेकिन उन्होंने तो अब कह दिया कि हमारे उद्योगपति वह नोकिया नहीं बनाएंगे, फलाना नहीं बनाएंगे, ठिकाना नहीं, एप्पल नहीं बनाएंगे। तो ये आप हर तरह से हमला कर रहे हैं। राजनीतिक आपने हमला कर दिया, कूटनीतिक हमला आपने कर दिया और अब आप आर्थिक रूप से भी भारत सरकार को यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री को परेशान करने पर आमादा हैं। इसका सीधा सीधा वजह वही है जो मुझे समझ में आया। सिद्धार्थ ने कहा कि भाई ट्रंप साहब बहुत गहरे आहत हैं, उनका नारा जो, लेकिन उसके पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कतार में ये घोषणा की कि भारत मान गया है कि वो 0 टैरिफ लगाएगा अमेरिकन प्रोडक्ट पे। तो ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि एग्रीमेंट से पहले ही जो है डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी कि भारत इसको मान लिया है। इंडिया हैज एग्रीड टू नॉट टू इम्पोज टैरिफ ऑन अमेरिका। तो ये ओपनिंग पोजीशन था अमेरिका का। पिछले महीने में भी 5 दिन तक बातचीत दिल्ली में चली और अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आए थे। तो हर बार वो बता रहे थे कि आप हमको क्या दे सकते हैं। तो कॉमर्स सेक्रेटरीज और दूसरे मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज उन्होंने पूछा आप क्या चाहते हैं, तो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव कुछ नहीं कहा, सिर्फ बार बार यही सवाल दोहराते रहे। और बाद में आखिरी दिन फ्राइडे की रात को उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि आप अपना व्यापार चीन से बंद करिए और हमारे से बातचीत करिए इसके बारे में। और उन्होंने ये भी घोषणा की कि इंडिया चूंकि ग्लोबल साउथ का लीडर है, अपना इन्फ्लुएंस कई देशों में है, उनको भी आप मनाइए कि चीन के साथ कोई व्यापार ना करे, ट्रेड ना करे और बॉयकॉट करे। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड अमेरिका की तरफ से आ रहा है। सिर्फ आप टैरिफ ही हटाइए नहीं, लेकिन आप
हमारे दुश्मन से जो चीन है उससे आप सभी संबंध तोड़ ले, ट्रेड ना करें, ना बातचीत करें वगैरह वगैरह। और हमारा इन्फ्लुएंस, चूंकि हम नॉन अलाइंड मेंबर हैं और G70 में प्राइम मिनिस्टर ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया, इंक्लूड करने के लिए अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दूसरे देशों को मिला के, तो उनको भी जो है हम पे जिम्मेदारी है कि वो चीन के साथ अपना ट्रेड कम करें। अब भला ये बात कैसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जो 135 देश चीन से ओपनली ट्रेड करना चाहते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिमांड्स एक के बाद बढ़ते चले जा रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जैसा कि डोमेस्टिक फ्लॉड डोमेस्टिक पॉलिसी और फेल्ड रीजनल पॉलिसी से विक्टिम बन गए हैं। जैसा हमारे नेबरहुड में पॉलिसी, अभी पाकिस्तान की जंग में जो है हमारा कोई पड़ोसी भारत को ओपनली सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो मालदीव्स हो या श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो या भूटान हो या नेपाल हो, यहाँ तक कि रशिया भी चुप रहा, जो कि हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है कई सालों से, कई सदियों से। तो कहीं से भी जो है हमको सपोर्ट नहीं मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जयशंकर के अंडर इतनी अनपॉपुलर हो गई है कि हमें रिव्यू करना होगा कि ये 2-3 लीडर कहाँ ले जा रहे हैं भारत को। और ये प्रेशर अमेरिका से कंटिन्यू होता जारी रहेगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट रहेंगे। और इस तरीके से इकोनॉमिक प्रेशर टैरिफ को लेके और ग्रेटर मार्केट ओपनिंग के लिए और चीन के लिए और ब्रिक्स के लिए लगातार, चूंकि हम ओपनिंग 3 महीने में ही बता दिए कि हम कुछ बोलना नहीं चाहते और ब्रिक्स के रिलेशंस कमजोर करना चाहते हैं और चीन के साथ हमारा डिफिकल्ट रिलेशंस हैं और अमेरिका से हम हथियार खरीदने के लिए तैयार हैं। तो अगर इसी रास्ते पे अगर चलेंगे तो अमेरिका का प्रेशर अनरिलेंटिंग होगा, कंटिन्यूअस होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। तो मेरे ख्याल से आपके सवाल का जवाब मैं सिर्फ एक लाइन में दे सकता हूं और वो ये है कि ये टॉप लीडरशिप यहाँ निकम्मी हो गई है, इनकॉम्पिटेंट है और उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। उसको मेरे ख्याल से रिव्यू करना होगा आरएसएस को या बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी को, तभी जो है इसका कुछ हल निकल सकता है। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी को दोनों को लेके अमेरिका जो है हमको इतना ट्रैप कर दिया है और इतना निचोड़ने की कोशिश कर रहा है, इससे और हमारा नुकसान होगा आगे चल के। और भारत देश के लिए जो है बहुत मुश्किलें और खड़े होंगे डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी दोनों में। जी, लेकिन जो बात आपने कही पाशा साहब, मैं आखिरी सवाल सिद्धार्थ से ही करूंगी कि अगर डोमेस्टिक और फॉरेन फ्रंट दोनों पर इतने बड़ी चुनौतियां डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी के लिए खड़ी कर दी हैं, तो क्या वाकई में जो बात अभी पाशा साहब कह रहे थे कि अब आरएसएस को भी संज्ञान लेना होगा। मोदी जी का जो जन्मदिन है सितंबर में आ ही रहा है, ऑलरेडी इस बात को लेकर चर्चा थी कि भाई कोई ना कोई ऐसा कारण तो मिले कि जिससे कि मोदी जी को हटाया जाए। क्या ये वो कारण है जिसकी वजह से अब मोदी जी को हटाने के लिए सोच सकता है आरएसएस, या आपको लगता है कि आरएसएस की इसमें हिम्मत नहीं पड़ेगी? और जैसा मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया था अचल जी से कि भाई बीजेपी के अंदर एक विद्रोह या एक जो विस्फोट होता है वो अब हो रहा है कि भाई वो चले थे कि भाई पहलगाम का हम बदला ले लेंगे, हम उसको पॉलिटिकली भुनाएंगे, यही तो सोचा था बीजेपी ने। अब वो सब ना होकर इस तरीके से बीजेपी की और मोदी जी की भद्द पिट जाएगी, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। तो अब क्या ये वक्त अब आ गया है कि अब आरएसएस को कोई बहुत ही कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा या फैसला लेना पड़ेगा, मोदी जी को हटाया जाए, वरना हम भारत को नहीं बचा सकते? क्या एक ऐसी स्थिति अब आरएसएस के सामने आ गई है? जी, निश्चित रूप से इस पर तो उनको पुनर्विचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें
सत्ता के ऊपर जो उनकी छवि है वो छवि भी जा रही है, सत्ता के ऊपर जो उनका कंट्रोल है वो भी जाता हुआ दिख रहा है। आप विश्वगुरु निर्विवाद रूप से आप विश्वगुरु थे, कोई दूसरा अमेरिका का ट्रम्प आके आपको सुबह से शाम तक दिन में 4 बार अगर ट्रोल कर रहा है और वो क्लेम कर रहा है कि आप विश्वगुरु नहीं, मैं विश्वगुरु हूं, तो सारी चीजों पर जब आपको इस तरह की चुनौतियां आएंगी तो स्वाभाविक है कि आपको पुनर्विचार करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से पुनर्विचार में सबसे पहले मोदी सरकार की पिछले 10 साल की बहुत आसानी से आप समझ जाइए कि हमेशा वो बहुत, जिसको कहते हैं ना कर्णप्रिय, वेरी इंग्लिश में बोलते हैं कैची, वो कैची नारा देते थे। कभी बोलते थे अब की बार मोदी सरकार, कभी बोलेंगे कि क्या कहते हैं चाय पे चर्चा, कुछ इस तरह के कुछ 4 शब्द 5 शब्द के तुकबंदी वाले इस तरह के नारे दे देते थे और वो नारा लोगों के बीच में क्या कहते हैं, लोगों को वो पसंद भी आ जाता था। एक सवाल और भी है जो कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डिस्कस करना जरूरी है कि जो हमारे एनडीए के एलाइज हैं, मैं कहीं पढ़ रही थी कि मोदी जी एक मीटिंग बुला रहे हैं सारे बीजेपी। जी, तिरंगा यात्रा की जहां तक बात है, तिरंगा यात्रा, अगर भारत के प्रधानमंत्री जिस दिन रात में टीवी पर 8 बजे आए थे, उन्होंने सब कुछ बताया कि पाकिस्तान किस तरह से पस्त हो गया था, गुहार लगा रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, उसी में वो अगर कह देते कि कल से भारत के सारे लोगों को तिरंगा यात्रा निकालनी चाहिए, तो हमारे समझ में आता कि ये भारत सरकार कह रही है। भारत तिरंगा यात्रा भारत सरकार नहीं करके अगर भाजपा को करना पड़े, इसका मतलब ही स्पष्ट है कि एक छोटा सा क्रिकेट मैच होता है ना, कोई जीत जाता है, इंडिया की मैच जीत जाता है, तो लोग अपनी खुशी से घर के बाहर निकल जाते हैं तिरंगा यात्रा निकालने और पटाखे फोड़ने। इतना बड़ा अगर हमने पाकिस्तान पर सेना ने जीत हासिल कर ली थी, तो अगर ये सीज फायर नहीं करते तो उस दिन शाम में इस देश की जनता खुद निकल गई होती तिरंगा यात्रा पर। सरकार के बदले, लोगों के बदले, सरकार के बदले अगर किसी पार्टी को तिरंगा यात्रा निकलवानी पड़ रही है, इसका मतलब ही यह है कि वहां पर वो क्या कहते हैं नैरेटिव का खेल, परसेप्शन का खेल में सरकार पीछे जा चुकी है। कोई इसमें दो राय नहीं है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार ट्रोलिंग कर रहे हैं, इससे निश्चित रूप से मोदी जी की छवि को धक्का लगा है। आपने एक सवाल पूछा था पाशा जी से या अचल जी से कि इस पचड़े से निकला कैसे जा सकता है, क्योंकि ये पचड़ा सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के बीच में नहीं है, इसमें हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते भी फंसते हुए चले जा रहे हैं। मेरे ख्याल से मोदी जी के सबसे पहले तो 13 फरवरी को जब उनको जिसने भी वो भाषण लिख के दिया था, मागा मीगा और मेगा, इस तरह के भाषण देने से जुमले भारत में चलते होंगे, दुनिया भर में इस तरह के जुमले देंगे तो लेने के देने पड़ जाते हैं। सबसे पहले आप समझ के रखिए। दूसरी बात है, कुछ फंडामेंटल्स को आपको समझ के रखना होगा। अमेरिका बिल्कुल स्पष्ट है कि जब से ट्रंप साहब आए हैं, भारत को तो बाद में, सबसे पहले उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं दुनिया भर के साथ टैरिफ लगाऊंगा। इसका मतलब ही है कि व्यापार उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी सीज फायर के बाद उन्होंने बार बार यही कहा कि हम व्यापार करेंगे, पूरा का पूरा खेल व्यापार का है। उन्होंने कल चीन के साथ टैरिफ कम कर लिया, व्यापार का खेल है। उन्होंने कतर के साथ और सऊदी अरब के साथ बात किया, व्यापार का खेल है। इसका मतलब अमेरिका के लिए पूरा का पूरा व्यापार है। तो अमेरिका का अमेरिका हमको पता है कैपिटलिस्ट कंट्री है। कैपिटलिस्ट कंट्री का मतलब होता है पूंजीवादी देश। अमेरिका चाह रहा है कि भारत के 140 करोड़ लोगों का जो बाजार है वो उसके लिए खुले, ये उसका पूंजीवाद है। दुर्भाग्य से अमेरिका को लग रहा है कि मोदी जी जो हैं वो पूंजीवाद के आड़ में पूंजीपतिवाद कर रहे हैं। वो अगर कोई ठेका भी दिलवाते हैं तो अपने ही कुछ लोगों को दिलवाते हैं, किसी को बांग्लादेश में दिलवा देते हैं, किसी को श्रीलंका में दिलवा देते हैं। और अमेरिका चाहता है कि भारत पूंजीवाद को एक्सेप्ट करे, पूंजीपतिवाद को नहीं। भारत की सरकार अभी पूंजीवाद पर नहीं है, पूंजीपतिवाद पर है और अमेरिका चाह रहा है पूंजीवाद। इसका सबसे इजी एग्जांपल देता हूं। हमको पता है इलॉन मस्क ने अचानक एक दिन हमको सुनने में आया कि अंबानी की जियो कंपनी ने बोल दिया कि हमारा इलॉन मस्क के साथ समझौता हो गया है, हम स्टारलिंक को भारत में लाएंगे। हुआ था, हम लोगों ने शायद पब्लिक इंडिया पे इसको ब्रेक किया था। वो होने के 4 घंटे के अंदर इलॉन मस्क ने यह भी कह दिया कि हमारा भारतीय एयरटेल के साथ भी वैसा ही समझौता हो गया है। इसका मतलब ही यह है कि वो किसी एक के साथ व्यापार नहीं करना चाहते हैं, वो पूंजीपति हैं, वो सबके साथ व्यापार